हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड लिंकेज। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, यहाँ जो है ये बेसिकली 4 तरह के बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला नंबर पे है, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। और इसके बाद जो दूसरा नंबर पे है ये मिलेगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और तीसरा नंबर पे जो है ये मिलेगा ईस्टर बॉन्ड। ये मिलेगा ईस्टर बॉन्ड। और चौथा नंबर पे जो है ये मिलेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ये मिलेगा। अब यही 4 तरह के बॉन्ड्स है जो कि बायोमोलिक्यूल चैप्टर में इसको डील करना होता है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं आखिर क्या होता है। ठीक, तो नाम से ही पता चल रहा है ये पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड पिछले भी समझाए थे कि पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है ये प्रेजेंट होता है मतलब प्रोटीन में। ठीक, अब ये प्रोटीन में जो होता है और इसमें सबसे बड़ा खास बात यह है कि अल्फा अमाइनो एसिड का ये पॉलीमर होता है। यानी कि अल्फा अमाइनो एसिड इसमें होता है और ये कैसा पॉलीमर होता है, हेटेरो पॉलीमर होता है। तो उतना ज़्यादा यहाँ पे लिखेंगे नहीं क्योंकि इसमें सिर्फ बॉन्ड्स का टाइप्स के विषय में बात कर रहे हैं। अब इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि बॉन्ड कैसे आखिर बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये अल्फा अमाइनो एसिड ये हो गया। ठीक, अब इसमें देखिए यहाँ से नाम आ रहा है अमाइन, यानी कि अमाइन ये NH2 ग्रुप के विषय में बात कर रहा है। और यहाँ पे आ रहा है एसिड, यानी कि यहाँ से यहाँ पे देखते हैं ये आ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके विषय में बात कर रहा है। तो इसी के रिलेटेड जो होगा ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल देंगे तो उससे बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर मान लीजिए H इधर है, C यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिए और यहाँ पे NH2 लगा दिए और यहाँ पे H लगा दिए। तो देखिए ये मात्र एक कार्बन है और इस एक कार्बन के साथ अटैच कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी अटैच है और दूसरा नंबर पे NH2 ग्रुप भी अटैच है। यानी कि एक कार्बन में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन ग्रुप दोनों अटैच होगा तो इसी को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब देखिए नेक्स्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये हो जाता है कि ये वाला है। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड और ये हो गया NH2 ग्रुप। अब यहाँ पे एक सिंगल H था और यहाँ पे लगा दिया हम CH3। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये अलानिन में होता है, अलानिन। ठीक, तो ये अमाइनो एसिड का ही ग्रुप में है, सेरिन है, ग्लाइसिन है और अलानिन है। ठीक, तो अलानिन में आपको यहाँ पे CH3 देखने को मिलेगा और इसमें मात्र H देखने को मिलेगा। तो ये जो होता है अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में एक और दूसरा में, तो ये NH2 ग्रुप जो होता है ये वाला ग्रुप ये एक दूसरे से रिएक्ट कर जाता है और ये रिएक्शन करने के बाद फाइनली यहाँ से क्या होता है, ये हाइड्रोलिसिस हो जाता है। H2O जो रहता है ये यहाँ पे बाहर चला जाता है, यानी कि डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। तो आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल कि डिहाइड्रेशन कहाँ पे मिलेगा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा डिहाइड्रेशन जो देखने को मिलता है ये पेप्टाइड बॉन्ड में डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। अब सेम कंडीशंस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में भी डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि देखिए मोनोसैकराइड्स का अगर डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे इतना ज़्यादा इस मतलब बायोलॉजी के चैप्टर में इतना ज़्यादा डिटेल नहीं किया हुआ। जब हम इस चैप्टर को हम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे तो उस चैप्टर में सभी तरह के स्ट्रक्चर को दिखा देंगे क्योंकि बहुत सारा स्ट्रक्चर जो है ये छुटा हुआ रहता है। तो बहुत सारा छुटा हुआ रहता है, इसमें एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जैसे ग्लाइकोजन है, लैक्टोस है, गैलेक्टोस है, अमाइलोस है, अमाइलोपेक्टिन है, कौन सा इंसोल्यूबल होता है, कौन सा पानी में नहीं घुलता है, कौन सा घुल जाता है, फैटी एसिड्स है, फैट्स है, कौन सा पानी में नहीं घुलता है, ये सब जो है ये टोटल डिटेल एक्सप्लेन कर देंगे जब हम उसका चैप्टर कंप्लीट करेंगे तब। यहाँ पे खाली फाइनली याद रखिए कि क्या क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी डिहाइड्रेशन का जो प्रोसेस होता है ये होता है।
ठीक। डिहाइड्रेशन का प्रोसेस इसमें भी होता है और यहाँ पे भी प्रोटीन में तो बिल्कुल यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता दिए। अब देखिए नेक्स्ट जो है ईस्टर बॉन्ड, ये बॉन्ड कहाँ पे बनता है इसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। ईस्टर बॉन्ड जो होता है ये हमेशा याद रखिएगा, एक फॉस्फेट का ग्रुप होना चाहिए और दूसरा जो ग्रुप होना चाहिए ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप हो जाता है, यानी कि इसका एक तरफ फॉस्फेट रहेगा और दूसरा तरफ OH ग्रुप। तो ये फॉस्फेट ग्रुप और OH ग्रुप जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो याद रखिएगा पहला नंबर पे फॉस्फेट और दूसरा नंबर पे OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप, और ये दोनों मिला करके बनता है कौन सा बॉन्ड, ये बनता है एस्टर बॉन्ड। ठीक। अब ध्यान से देखिए नेक्स्ट जो होता है ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। हालांकि यहाँ पे याद रखिएगा हाइड्रोलिसिस नहीं होता, डिहाइड्रेशन यहाँ पे नहीं होता। और यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे लुक में, ठीक है, एक इस साइड रहेगा तो दूसरा इस साइड रहेगा, तो इसी कंडीशन को जो फॉलो करता है तो इसी को बोलते हैं फॉस्फो, नाम से ही पता चल रहा है फॉस्फोडाई। डाई मतलब क्या होता है, दो, तो दो ईस्टर बॉन्ड कब बन सकता है, तो उसी के कंडीशन में बन सकता है, एक इधर रहेगा और एक इधर रहेगा, तो ये दोनों जो बनता है इसी को बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इसके बाद देखिए यहाँ पे बॉन्ड्स के टाइप से सवाल नहीं आएगा। अब इसके बाद एक्स्ट्रा जो आएगा वो स्ट्रक्चर से है, तो स्ट्रक्चर को समझते हैं, स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए स्ट्रक्चर के विषय में बात करते हैं तो यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5-3, ठीक है, और 3-5, ये वाला। तो ये वाला जो सीक्वेंस है ये मिलेगा आपको डीएनए में। अब ये डीएनए में सीक्वेंस मिलता है तो ये देखने को मिलेगा GAATTC, ये गटाक का सीक्वेंस होता है। अगर इधर से स्टार्टिंग लेटर ये G है तो इधर से नेक्स्ट बार जो स्टार्टिंग लेटर रहेगा ये G यहाँ से देखने को मिलेगा, और AATTC। तो देखिए 5 यहाँ से स्टार्ट होता है G और C में जाकर के 3 में अंत होता है। तो सेम अपोजिट देखिए यहाँ पे भी 5 में G स्टार्ट होता है और 3 में जाकर के स्टॉप हो जाता है। खास बात इसका ये है कि ये दूसरे ये जो रहता है एक दूसरे का एंटी पैरेलल होता है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ये एक दूसरे का, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे बात करता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए शॉर्ट में लिख दिए। तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इस टर्म को दिया कौन था, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक यही दिया था डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जब दिया था तो इसमें वो निष्कर्ष क्या निकाला था, निष्कर्ष जो है ये बहुत सिंपल सा है, इसको समझना और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये तो बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली आता है क्योंकि नीट एग्जाम वाला अधिकतर पूछता है कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मॉडल कौन दिया था डीएनए का, तो ध्यान रखिएगा वाटसन और क्रिक दिया था। अब इसके अंदर जो है थोड़ा सा देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड को चर्चा करता है, चर्चा इस तरह से करता है, ये होता है A, ठीक है। अब इसके साथ जो होता है डबल बॉन्ड A और T, ठीक है, और दूसरा होता है यहाँ पे G और इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड C होता है। तो ये जो रिप्रेजेंट करता है ये है एडेनिन, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, पहला नंबर पे है एडेनिन और ये जो रिप्रेजेंट करता है ये है थायमिन। यहाँ पे देखिए ये दूसरा नंबर पे है, ये है ग्वानिन और ये है साइटोसिन। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा A और T के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और G और C के बीच में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कि प्यूरिन और पायरिमिडिन्स क्या होता है, तो यहाँ पे तो ये इसका सीक्वेंस है, लेकिन अगर बात करेगा प्यूरिन्स का तो A+G और बाकी जो बचेगा T+C, या यहाँ पे कभी कभी यूरासिल देखने को मिलेगा जब आरएनए के केस आएगा तब। तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर वाला जो भाग होता है ये कहला जाता है प्यूरिन और नीचे वाला जो भाग हो जाता है ये कहला जाता है पायरिमिडिन्स।
तो इस तरह से इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिए और इसके बाद यहाँ पे वैसा कोई सवाल यहाँ से करता नहीं है। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड। ऑल द बेस्ट।